गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था एग्रो फॉरेस्ट्री की कुछ प्रैक्टिसेस थी, जैसे टोंगा सिस्टम है, एले क्रॉपिंग है, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद कॉजेज फॉर फेलियर ऑफ प्लांटेशन भी डिस्कस किया था। मेनली 4 उसके रीजन हो सकते हैं। टेक्निकल रीजन्स की वजह से फेल हो सकता है, या फिर अगर इंजरी टू प्लांटेशन हो रही है उसके कारण भी फेल हो सकता है हमारा प्लांटेशन। इसके अलावा इनएडिक्वेट सुपरविजन या फिर फाइनेंशियल रीजन्स की वजह से हमारा जो प्लांटेशन है फेल हो सकता है। उसके बाद हम आज बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्लांटिंग के बारे में। मेथड्स ऑफ प्लांटिंग बेसिकली 4 टाइप से हम जो प्लांटेशन हमको करना है, वो 4 मेथड्स से सीडलिंग्स का प्लांटेशन साइट पे किया जा सकता है। पहले तो है प्लांटिंग विथ नेकेड रूट प्लांट्स, सेकंड है प्लांटिंग विथ बॉल ऑफ अर्थ, थर्ड है ब्रिक प्लांटिंग और उसके बाद है स्टम्प प्लांटिंग। पहली जो मेथड है प्लांटिंग विथ नेकेड रूट प्लांट्स, इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी हम सीडलिंग्स नर्सरी से प्लांटेशन साइट पे लेके जाएंगे, उस सीडलिंग्स की रूट्स में कोई भी सॉइल अटैच्ड नहीं होगी। ये जो मेथड है प्रिफरली टेम्परेट रीजन्स में इसको अप्लाई किया जाता है, जहाँ पे एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो प्लांटिंग सीजन के आसपास हाई होते हैं। इस मेथड में सीडलिंग को सन और विंड से प्रोटेक्ट करते हुए प्लांटेशन साइट तक का ले जाया जाता है। इसके लिए सीडलिंग्स को कवर कर लिया जाता है। नेकेड रूट प्लांट्स लार्जर साइज के हमको लेने चाहिए और इसमें पत्तियों को रिमूव कर दिया जाना चाहिए, जिससे कि सीडलिंग में ट्रांसपिरेशन रेट कम हो सके। सभी सीडलिंग्स को एक साथ बंडल में बांध के रूट्स को किसी कवर से प्रोटेक्ट करके जल्द से जल्द प्लांटेशन साइट तक का पहुंचा दिया जाना चाहिए। नेकेड रूट प्लांटिंग मेथड में मोर्टालिटी रेट कम करने के लिए सीडलिंग की नर्सरी में हार्डनिंग ऑफ करवा लेनी चाहिए। मोर्टालिटी रेट क्या होता है? जिसमें मृत्यु दर कहते हैं कि जो हमारी सीडलिंग्स हैं वो कम से कम मरे। हार्डनिंग ऑफ कैसे कर सकते हैं? जैसे कि पानी देना कम कर देंगे नर्सरी के अंदर उस सीडलिंग में, या फिर उसकी जो साइड ब्रांचेज हैं उनकी प्रूनिंग कर सकते हैं, रूट की प्रूनिंग कर सकते हैं या रूट की ट्रिमिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर शेड दे रहे हैं नर्सरी के अंदर, तो शेड को धीरे धीरे कम किया जा सकता है। इसको बोलते हैं हार्डनिंग ऑफ, क्योंकि नर्सरी में जो कंडीशन होती हैं वो प्रॉपर आर्टिफिशियल होती हैं। उसको बेस्ट जो उसकी रिक्वायर कंडीशन है वो दी जाती हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन प्लांट को फील्ड साइट पे नहीं मिलेंगी, तो वहाँ पे वो मर ना जाए इसके लिए प्लांट की हार्डनिंग ऑफ पहले से नर्सरी में कर देते हैं। प्लांटेशन साइट पे जो भी पिट बनाया जाएगा, गड्ढा जिसके अंदर प्लांट को डालेंगे, वो लार्ज साइज का बनाना चाहिए। जितना उसका प्लांट की रूट्स हैं, वो जब पिट के अंदर डालेंगे तो उनकी डबलिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब रूट के ऊपर दूसरी रूट नहीं आनी चाहिए। द पिट शुड बी फिल्ड इन, उसके बाद जो गड्ढा होगा उसको मिट्टी से अच्छी तरह भर लेंगे और उसके बाद उसको प्रेस कर देते हैं, ताकि जो उसकी रूट है प्लांट की और सॉइल के बीच में कोई भी गैप ना बना रहे। इन स्पीसीज में नेकेड रूट प्लांटिंग की जाती है। ये हैं एस्कुलस इंडिका, एलेंथस, जगलेंसरिजिया, अल्बिजिया, कैजुरिना, इक्विसिटिफोलिया, एलनस, बहुनिया वेरीगाटा और डायोस्पाइरस मिलेनोजाइम। इसके बाद सेकेंड प्लांटिंग मेथड है प्लांटिंग विथ बॉल ऑफ अर्थ। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी हमारी सीडलिंग्स की रूट होंगी, उस उसमें रूट के अराउंड कुछ सॉइल जो है वो लगी हुई होनी चाहिए, जब उसको प्लांटेशन साइट तक का हम नर्सरी से लेके जाते हैं। ऐसे स्पीसीज which are not able to resist the exposure of their roots as well as long transportation are planted with soil intact along their roots। जिनको बहुत दूर ट्रांसपोर्टेशन से ले जाना होता है उन स्पीसीज में, और ऐसी प्लांट स्पीसीज जिनकी जो रूट्स हैं बिना सॉइल के नहीं जा सकती हैं एक जगह से दूसरी जगह, उन स्पीसीज में प्लांटिंग विथ बॉल ऑफ अर्थ जो है वो की जाती है। जैसे कि पाइनस रॉक्सबर का ये माइसीलिया चंपा का है। अगर इनको नेकेड रूट प्लांट मेथड से लगाया जाए तो इसमें हैवी मॉर्टेलिटी हमको देखने को मिलती है। प्लांट की रूट्स के अराउंड बॉल ऑफ अर्थ तभी बनाई जा सकती है जब सॉइल जो है वो बहुत गीली या बहुत सूखी ना हो। इसके अलावा अगर सैंडी सॉइल अगर हमारी है
तो वो बॉल ऑफ अर्थ उसमें नहीं बन पाते। जब इसको ट्रांसपोर्ट करके प्लांटेशन साइट तक का लेके जाया जाता है तो उस टाइम पे जो बॉल ऑफ अर्थ है उसको कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, वो टूटनी नहीं चाहिए। इसके अलावा जब इसको हम पिट में डालते हैं, प्लांटेशन साइट के पिट में, तो ये जो बॉल ऑफ अर्थ है उससे बड़ा साइज जो है वो पिट का होना चाहिए। पिट के अंदर इसको डाल के जो अर्थ है उसको फिल कर लेना चाहिए, या सॉयल को उस पिट के अंदर धीरे से डाल देना चाहिए, और जो सॉयल है उसको प्रेस कर लेना चाहिए, न कि जो उसके अराउंड बॉल ऑफ अर्थ बनी है उसको नहीं दबाना चाहिए। इसके अलावा थर्ड मेथड है ब्रिक प्लांटिंग। ब्रिक प्लांटिंग एक इंडिजिनस मेथड है जो कि ड्रायर एरिया में यूज में लाई जाती है। ब्रिक बनाने से ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाता है, और अगर हार्श इन्वायरमेंट है जहाँ पे प्लांट को हमारा न्यूट्रिएंट वगैरह या वाटर नहीं मिल पा रहा है तो वहाँ पे ये फूड भी देने का काम करते हैं। इस मेथड में एक वुडन या फिर स्टील के सांचे में जो 30 बाई 15 सेंटीमीटर साइज का हो सकता है उसके अंदर सॉयल, सैंड, क्ले, इसके अलावा FIM और वाटर को मिक्स करके एक पेस्ट बना लेते हैं और उसके अंदर प्लांट को प्लांट कर देते हैं। इसके बाद सोइंग और ट्रांसप्लांटिंग उसकी की जा सकती है। ब्रिक प्लांट हैंडलिंग इज सेफर एज कम्पेयर टू अर्थ बॉल प्लांट्स। इसमें जो प्लांट की ट्रांसपोर्टेशन होती है वो इजी होती है, प्लांट की रूट्स को कोई डैमेज नहीं होता है। इसके अलावा जो ब्रिक्स होते हैं इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द प्लांट इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट एंड ग्रोथ। फिर नेक्स्ट है स्टम्प प्लांटिंग। ये एग्जाम में भी काफ़ी पूछा जाता है कि स्टम्प प्लांटिंग मेथड क्या है और किन किन स्पीसीज में स्टम्प प्लांटिंग हम कर सकते हैं। ऐसे स्पीसीज मेनली जो ब्रॉड लीव्ड स्पीसीज हैं जिनमें प्रूनिंग की जा सकती है सूट और रूट पोर्शन की, उन प्लांट स्पीसीज में स्टम्प प्लांटिंग हम करते हैं, इसलिए इसको रूट एंड शूट कटिंग मेथड भी कहा जाता है। स्टम्प प्लांटिंग इज स्पेशली suited to those species which have well established टैप रूट सिस्टम, जिनमें अच्छा एक टैप रूट सिस्टम हमको देखने को मिलता है, उस स्पीसीज में स्टम्प प्लांटिंग की जा सकती है। इस मेथड में सीडलिंग को नर्सरी बेड से निकाल के एक लकड़ी की मेज के ऊपर रख दिया जाता है और एक चाकू से रूट और शूट पोर्शन को चॉप्ड कर दिया जाता है। इस फोटोग्राफ में एक प्लांट दिखाया गया है जो नर्सरी से निकाला गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है शूट पोर्शन और नीचे वाला रूट पोर्शन दोनों को थोड़ा थोड़ा काट दिया जाता है, और जो लास्ट प्लांट बचा हुआ है उसको हम बोलते हैं स्टम्प। स्टम्प प्लांटिंग मेनली मानसून सीजन से जस्ट पहले की जाती है। इंडिया में टेक्टोना ग्रैंडिस टेक है, तलबड़िया सिसु सीसम है, बॉम्बेक्सिबा सीमल है, लाइना अर्बोरिया, अल्विजिया स्पीसीज, टर्मिलिया स्पीसीज इस मेथड के द्वारा राइज की जाती हैं। अगर इसके एडवांटेजेस की बात की जाए, स्टम्प प्लांटिंग के क्या एडवांटेजेस हैं? द ग्रेट एडवांटेजेस ऑफ स्टम्प प्लांटिंग इज दैट दे आर इम्यून टू डैमेज वाइल हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड प्लांटिंग। जब भी इसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं या फिर इसकी प्लांटिंग करते हैं फील्ड में, तो हमारी जो भी सीडलिंग्स होती हैं या स्टम्प होते हैं उसमें कोई भी डैमेज हमको नहीं देखने को मिलता, क्योंकि ना उसमें रूट पोर्शन है ना उसमें शूट पोर्शन है, केवल स्टम्प हमारे हैं। तो इसमें डैमेज उन उन स्टम्प को कोई भी डैमेज नहीं होता है। द कॉस्ट ऑफ नर्सरी ऑपरेशन इज वेरी लेस एज पॉलिथीन बैग आर नॉट रिक्वायर्ड एंड वेरी लेस अर्थ वर्क इज इन्वॉल्व। इसमें सॉइल का भी कोई ज़्यादा काम होता नहीं है, और इसके अलावा पॉलिथीन बैग्स की ज़रूरत भी नहीं होती, तो ऑपरेशन जो नर्सरी ऑपरेशंस होते हैं उनकी कॉस्ट भी इसमें कम हो जाती है। इसके अलावा इसको लॉन्ग अगर ट्रांसपोर्टेशन करना है तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका कॉलर रीजन होता है वहाँ पे इसका फूड मटेरियल स्टोर्ड रहता है, जिसमें से सीडलिंग या जो स्टम्प है वो अपना फूड लेते रहते हैं। बस इसको जो प्री मानसून सीजन है उससे पहले प्लांट कर देना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पैटर्न ऑफ प्लांटिंग। जब भी सीडलिंग्स की प्लांटिंग आउट प्लांटेशन साइट पे की जाती है तो कौन कौन सी मेथड्स के द्वारा उनको
प्लांट आउट किया जा सकता है। इसमें मेनली 4 मेथड होती हैं। लाइन प्लांटिंग, जिसको हम रेक्टेंगुलर प्लांटिंग भी कहते हैं। उसके अलावा है स्क्वायर प्लांटिंग, ट्रायंगुलर प्लांटिंग और क्विनकंस प्लांटिंग। एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है लाइन प्लांटिंग। In this pattern, planting is done in lines at some specified distance. 2 or more lines from rectangle. The distance between the tree in row is closer than the between row. इस पैटर्न में सीडलिंग्स की प्लांटिंग एक सेट डिस्टेंस में की जाती है, जिसमें प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस और रो टू रो डिस्टेंस अलग अलग होती है। बाय दिस फिगर यू विल अंडरस्टैंड बेटर। इसमें देखेंगे तो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस अगर देखोगे तो वो 2 मीटर है और रो टू रो डिस्टेंस 3 मीटर है। मतलब ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म कर रहे हैं, जिसमें सामने के आर्म्स एक समान है, लेकिन चारों आर्म्स वो समान नहीं है। इसलिए इस पैटर्न को रेक्टेंगुलर प्लांटिंग भी कहते हैं। एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम में जब एग्रीकल्चरल क्रॉप्स और ट्री एक साथ एक लैंड पे लगाए जाते हैं, तब इस पैटर्न में प्लांटिंग की जाती है, ताकि जो फार्म के ऑपरेशंस हैं उनको इजीली परफॉर्म किया जा सके। सेकंड पैटर्न ऑफ प्लांटिंग है स्क्वायर प्लांटिंग। इसमें प्लांट्स की प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस और रो टू रो डिस्टेंस सेम होती है। एक स्क्वायर के चारों कोनों पे एक प्लांट लगा होता है। अगर ये फिगर देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है और रो टू रो या लाइन टू लाइन डिस्टेंस है वो सेम है, 3 मीटर और 3 मीटर, और ये एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, तो इसलिए इसको बोला है स्क्वायर प्लांटिंग। इसके बाद अगला पैटर्न ऑफ प्लांटिंग है ट्रायंगुलर प्लांटिंग। इस पैटर्न में प्लांट्स की रो में प्लांटिंग इस प्रकार करी जाती है कि अगली वाली रो में प्लांट की जो पहले वाली रो है उसके 2 प्लांट्स के बीच में आए और तीनों प्लांट्स की डिस्टेंस सेम होती है, जो एक ट्रायंगल का फॉर्म भी बनाती है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जैसे 2 रो हैं, उसमें जो पहली वाली रो है उसके 2 प्लांट्स के बीच में नेक्स्ट वाली रो में जो प्लांट आया है वो बीच में आया है और एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो इसलिए इसको कहा ट्रायंगुलर प्लांटिंग। अगली और लास्ट पैटर्न ऑफ प्लांटिंग है क्विनकंस प्लांटिंग। ये स्क्वायर प्लांटिंग का ही एक फॉर्म है, जिसमें चारों प्लांट्स की एक दूसरे से जो डिस्टेंस होती है वो सेम होती है और इस पैटर्न में एक प्लांट इनके सेंटर में भी प्लांट कर दिया जाता है। इस तरीके से हर स्क्वायर में एक एक्स्ट्रा प्लांट प्लेस हो जाता है। ये फिगर 2 फिगर हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो एक स्क्वायर ही बना है और उसके बीच में एक एक्स्ट्रा प्लांट कर दिए हैं। इसके बाद 3 टॉपिक और हैं, नट्स क्रॉप, कवर क्रॉप और मल्चिंग। सबसे पहले नट्स क्रॉप। Nuts crop is defined as a crop of tree or shrubs grown to foster the growth of another and more important tree crop in its early stages. Nuts crop एक इस टाइप की क्रॉप होती है, ट्री की भी या shrubs की भी, जो कि हमारी दूसरी इम्पोर्टेंट स्पीसीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जब उसको अर्ली स्टेजेज में प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है तो तब नट्स क्रॉप लगाई जाती है। इसके मेनली 2 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला तो है कि प्रोटेक्शन ऑफ सीड बेयरिंग स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जिनको सीड चाहिए होती है इन द अर्ली स्टेजेज। जब वो सीडलिंग स्टेज में होती है हमारी इम्पोर्टेंट क्रॉप, उस टाइम पे उसको सीड दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मिलाइना और इफ्रोसिया इज राइज्ड एज ए नट्स क्रॉप फॉर डिप्टेरोकार्पस टर्बिनेटस। सेकेंड है प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रॉस्ट। कुछ स्पीसीज भी फ्रॉस्ट से बहुत सेंसिटिव होती हैं। उन स्पीसीज में फ्रॉस्ट से प्रोटेक्शन देने के लिए हम एक दूसरी क्रॉप उसके बगल में उगा सकते हैं, जिससे कि ये जो नट्स क्रॉप है वो अपने क्राउन से जो फ्रॉस्ट है वो हमारी जो इम्पोर्टेंट स्पीसीज है उसके ऊपर फ्रॉस्ट ना गिरने दे। तो फ्रॉस्ट टेंडर स्पीसीज रिक्वायर प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रॉस्ट। इसमें फॉर एग्जाम्पल केजानस या फिर रेसिनस कम्युनिस आर इंट्रोड्यूस इन साल टोंगिया प्लांटेशन में।
लेकिन इसमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारी नर्स क्रॉप होगी उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो फिर जो भी सनलाइट होगी ऊपर से वो नीचे हमारे डिजायरेबल प्लांट्स तक का नहीं पहुंच पाएगी, जिससे कि उनको प्रोटेक्शन की जगह और ज़्यादा डैमेज हो सकता है। ये फिगर में नट्स क्रॉप और कवर क्रॉप दिखाई गई है। दूसरी है कवर क्रॉप। कवर क्रॉप इज डिफाइंड एज ए सब्सिडरी क्रॉप ऑफ लो प्लांट्स इंट्रोड्यूस इन ए प्लांटेशन टू अफोर्ड सॉइल कवर बिटवीन और बिलो द मेन क्रॉप। इसमें जो भी हमारी मेन क्रॉप होती है या डिजायरेबल क्रॉप होती है उसके बीच में एक दूसरी जो प्लांटेशन क्रॉप है उसको लगा दिया जाता है, ताकि जो सॉयल है वो कवर रहे और वहाँ पे जो मॉइस्चर है उसका लॉस ना हो, या फिर जो वीड्स हैं वो निकल के ना आए। Thus, a cover crop is raised in between the plantation line to protect exposure soil from the deterioration, to check surface erosion, to add humus to the soil, and to reduce the grasses and weed which become a source of great fire danger to the hot weather। तो इतने प्रोटेक्शन इस कवर क्रॉप से हमको मिल जाते हैं। The usual cover crop are short-lived species which are or can be used as a cover crop are Diffrosia candida, Crotalaria, Indigofera, ल्यूसिना, सजबानिया। इन सब स्पीसीज को एज ए कवर क्रॉप यूज किया जा सकता है। कवर क्रॉप को मेन क्रॉप के बीच वाली जो भी इंटरस्पेस बचता है वहाँ पे इस तरीके से ग्रो करना चाहिए कि वो इंटरस्पेस को कवर करे, ना कि हमारा जो मेन क्रॉप है उसके ऊपर आए। To prevent suppression of the main species, they are generally introduced in the plantation a year or two after the sowing or planting of main species। जब हम मेन प्लांट स्पीसीज प्लांटेशन साइट पे प्लांट करते हैं उसके 1 या 2 साल बाद ये कवर क्रॉप को उस एरिया में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, उसके साथ नहीं इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। अगर उसके साथ ही हम कवर क्रॉप भी लगा देंगे मेन क्रॉप के साथ में तो क्या होगा, फिर वो एक दूसरे को कंपटीशन देने लग जाएगा फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो भी रिसोर्स होते हैं हमारे बिलो ग्राउंड और अबव ग्राउंड उनके बीच में कंपटीशन हमको देखने को मिल सकता है। और जो ड्रायर रीजन्स होते हैं जहाँ पे पानी की या मॉइस्चर की कमी होती है उस एरिया में कवर क्रॉप को नहीं लगाया जाता है, क्योंकि ये अगर लगा देंगे तो सॉइल से पानी लेके इसको ट्रांसपायर कर देंगे एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ पे पहले से पानी की कमी है और जितना पानी सॉइल में है वो भी ट्रांसपायर कर देंगे, तो ड्रायर रीजन में कवर क्रॉप को नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है मल्चिंग। मल्चिंग होता है एप्लीकेशन ऑफ एनी प्लांट रेजिड्यू एंड अदर मटेरियल यूज्ड एज ए कवरिंग फॉर सॉइल टू कंजर्व मॉइस्चर, रिड्यूस रन ऑफ एंड इरोजन, check weed growth, protect from winter climate और improve the soil in is called mulching। मल्चिंग के द्वारा जहाँ पे भी हम प्लांट कर रहे होते हैं किसी भी सीडलिंग को, उस सॉइल के ऊपर मॉइस्चर कंजर्व हो उसके लिए और वीट की ग्रोथ सप्रेस हो इसके लिए मल्चिंग कर दी जाती है। मल्चिंग के द्वारा उस एरिया का जो माइक्रो क्लाइमेट है उसको मॉडिफाइड किया जा सकता है, ताकि जो भी सीड या सीडलिंग्स है उसकी ग्रोथ के लिए बेटर कंडीशन बन सके। मल्चिंग के लिए कटी हुई घास या लीव्स, स्ट्रॉ, कंपोस्ट, वुड चिप्स, सॉडस्ट, पेपर, सैंडस्टोन, ग्लास वूल, मेटल फॉयल इस टाइप के या कभी केमिकल्स भी हम सॉइल के ऊपर यूज कर लेते हैं। इन फिगर्स में आप देख सकते हैं मल्चिंग मटेरियल। ऊपर की 3 जो फोटोग्राफ्स हैं उसमें पॉलिथीन शीट्स का यूज किया गया है और जो चौथी वाली फोटोग्राफ है उसमें ये लीफ रेजिड्यू सॉइल के ऊपर डाला गया है। मल्चिंग इज नोन टू एट्रीब्यूट टू द सप्रेशन ऑफ वीड ग्रोथ। ये इसके बेनिफिट की बात करें मल्चिंग के तो सबसे पहले तो जो भी वहाँ पे वीट या ग्रासेज है उनकी ग्रोथ को ये रोक देता है। सेकंड, टू कंजर्व द मॉइस्चर बाय चेकिंग इवेपोरेशन। उस लैंड के ऊपर से इवेपोरेशन और रन ऑफ के द्वारा होने वाले वाटर लॉस को मल्च कम कर देता है। सॉइल इरोजन को रोक देता है क्योंकि इससे सॉइल पूरी तरीके से कवर हो जाती है, तो इरोजन का मतलब वहाँ पे नहीं होता है। इसके अलावा प्रिसिपिटेशन का मैक्सिमम वाटर सॉइल के अंदर चले जाता है
जिससे इन्फिल्ट्रेशन और पर्कुलेशन बढ़ जाता है। सॉइल टेम्परेचर भी कम हो जाता है, जो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को फेवर करता है। ये मल्चिंग मटेरियल जब डिकम्पोज होते हैं तो सॉइल का न्यूट्रिएंट स्टेटस भी उससे बढ़ता है, साथ ही सॉइल का स्ट्रक्चर और एयरेशन भी इम्प्रूव होता है और सॉइल की बायोलॉजिकल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। तो आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।